हेलो दोस्तों, नमस्कार। ओनली सिविल्स ग्रुप में आपका स्वागत है। आई होप आप सभी दोस्त अच्छे होंगे और अच्छे से अपना स्टडी कर रहे होंगे। तो दोस्तों, ये नवंबर मंथ का मैगजीन है, नवंबर 2021 का विजन आईएएस का, जिसको हम समराइज कर रहे हैं। तो इसमें नवंबर का बहुत सारा कंटेंट है जो मंथली बेसिस पे आता है। बहुत सारी चीज़ें इसमें समराइज होती हैं। आई होप कि ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, खासकर यूपीएससी जब आप एग्ज़ाम दे रहे हैं आप। तो अभी फ़िलहाल ये यूपीएससी 2022 में जो प्रीलिम्स एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए, और इवन जो सितंबर में मेंस होगा उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो ये नवंबर 2022 का मंथली मैगजीन है विजन आईएएस का, जिसको हम पूरी तरीके से अच्छे तरीके से कोशिश कर रहे हैं आप तक पहुंचाने की। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। इससे पहले भी कुछ एक वीडियो हम इस पर बना चुके हैं, ये नेक्स्ट वीडियो है उसी सीरीज़ में। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो यह न्यूज इन शॉर्ट 1.7, इससे पहले हम वीडियो बना चुके हैं दोस्तों। ये हालांकि प्रीलिम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है ये टॉपिक्स। तो ये है सीबीआई एंड इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट जो है, यानी कि ईडी की बात करें, इसके जो चीफ हैं, इट कैन नाउ होल्ड ऑफिस अप टू 5 ईयर्स। पहले इनके जो ईयर्स थे, यानी कि जो होल्ड करते थे ऑफिस, वो 3 ईयर्स या 4 ईयर्स था। अब फिलहाल इनको 5 ईयर टर्म्स के लिए क्या कर दिया है कि वो अपने ऑफिस को संभाल सकते हैं। प्रेसिडेंट ने, जो हमारे राष्ट्रपति हैं, उन्होंने 2 ऑर्डिनेंस प्रोमोलगेट किए हैं। उन्होंने की घोषणा कर दी है कि दे वुड अलाउ सेंटर टू एक्सटेंड द टेन्योर्स ऑफ द डायरेक्टर ऑफ सीबीआई एंड ईडी। यानी कि पहले ये 3 ईयर्स था, अब इसको 2 ईयर्स एड ऑन करके कितना कर दिया, 5 ईयर्स कर दिया दोस्तों। गवर्नमेंट ने क्या किया है, तो डीएसपी एक्ट है, यानी गवर्नमेंट अमेंडेड द दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट 1946 को क्या किया है, उन्होंने अमेंड किया है दोस्तों। उसको क्या किया है, अमेंडेड करके इसमें जो प्रोविज़न ऐड किए, यानी कि 2 साल जो ऐड किए हैं 2 ईयर्स, वो डीएसपी एक्ट को अमेंड करके किया हुआ है। और वहीं सीवीसी एक्ट 2003 को भी ईडी के डायरेक्टर के लिए अमेंड किया हुआ है दोस्तों। ठीक है, तो ठीक है, ये सीवीसी एक्ट क्या है, ईडी के लिए, यानी इन्फॉर्मेशन डायरेक्टरेट का जो टेन्योर 2 ईयर्स के लिए बढ़ा है, उसके लिए सीवीसी एक्ट 2003 को एड ऑन किया है, मतलब उसको अमेंडेड किया है। और जो सीबीआई है, देखो भाई, सीबीआई जो है डीएसपी एक्ट 1946 के अंडर में ही काम करता है। ठीक है, इसी के प्रोविजन के अकॉर्डिंग काम करता है। और दे हैव बोथ फिक्स 2 ईयर टेन्योर, बट ऑर्डिनेंस अलाउ फॉर 3 एनुअल एक्सटेंशंस। अभी सॉरी, मैंने 2 ईयर्स बोला, बट अभी 3 साल का एक्सटेंशन बढ़ा दिया है, यानी कि प्लस 3 ईयर्स कर दिया है, बिकॉज अमेंडिंग द एक्ट ऑफ डीएसपी एक्ट और सीबीसी 2003। ठीक है, नेक्स्ट है आंध्र प्रदेश असेंबली पासिस बिल टू रिपील एक्ट इंटेंडिंग 3 कैपिटल फॉर द स्टेट। तो आंध्र प्रदेश की जो असेंबली है, उन्होंने क्या किया है, ये जो एक्ट है इंटेंड करने का, यानी कि 3 कैपिटल स्टेट के लिए बनाना, उसको क्या कर दिया, रिपील कर दिया, यानी उसको हटा दिया है। पहले कैपिटल्स देखो आंध्र प्रदेश की जो विशाखापट्टनम है, ये इधर, ये बे ऑफ बंगाल है, ये बे ऑफ बंगाल है, ये एग्जीक्यूटिव कैपिटल को माना जा रहा था इसका। अमरावती जो इधर है, इसको लेजिस्लेटिव कैपिटल, और कुर्नूल ये जो है, इसको जुडिशल कैपिटल आंध्र प्रदेश की माना जा रहा था एक्चुअल में दोस्तों। तो असेंबली पासिस बिल टू रिपील एक्ट इंटेंडिंग 3 कैपिटल्स नाउ। ठीक है, तो आंध्र प्रदेश ने क्या किया है, आंध्र प्रदेश जो गवर्नमेंट है, उसने डिसेंट्रलाइजेशन और इंक्लूसिव डेवलपमेंट को, चाहे वो जितने भी रीजन्स हैं उनको, क्या है, ऑल रीजन्स रिपील बिल 2021 को रिपील कर दिया दोस्तों। क्या कर दिया, रिपील कर दिया उन्होंने, मतलब ख़त्म कर दिया एक तरीके से। अब उन्होंने क्या किया है, दे हैव रिपील द 2020 एक्ट एंड पेव द, उन्होंने इजीली टू मेक इट इजियर द वे फॉर फाइंड समथिंग 3 कैपिटल्स प्लान फॉर द स्टेट। ये 2020 में एक्ट लेकर आए थे। अभी क्या है, जो स्टेट है, इट विल अंडरटेक फर्दर कंसल्टेशन विद ऑल द स्टेक होल्डर वंस अगेन और द प्रेजेंट सुटेबल लेजिस्लेशन। अभी और स्टेक होल्डर के साथ ये क्या करेंगे, कंसल्ट करेंगे, और उसके बाद फाइंड आउट करेंगे कि चीज़ें किस तरीके से हैं। द फ्यूचर एड्रेसिंग ऑल द कंसर्न्स ऑफ ऑल द रीजन ऑफ स्टेट हैविंग डिसेंट्रलाइजेशन, बिकॉज द डिसेंट्रलाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। क्या है, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का पार्ट है ये डिसेंट्रलाइजेशन। तो द फार्मर्स ऑफ अमरावती रीजन हैड बीन फाइटिंग द 3 कैपिटल डिसीजन फॉर मोर देन 700 डेज नाउ। आप देख सकते हो, पढ़ सकते हो, बहुत अच्छी है कि जो अमरावती रीजन के फार्मर्स हैं वो फाइट कर रहे हैं कि भैया जो 3 कैपिटल डिसीजंस है उसके अगेंस्ट में, उसके लिए फाइट कर रहे हैं। तो ये जो डर है गवर्नमेंट का, दे फियर दैट द गवर्नमेंट विल नॉट बिल्ड ऑल द इंफ्रास्ट्रक्चर इट प्रॉमिस्ड देम अंडरमाइनिंग द वैल्यू ऑफ देयर लैंड। और वो जो उनकी लैंड है या जिनका जो प्रॉमिस किया हुआ है इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, वो क्या होगा, विल नॉट बिल्ड, वो बिल्ड नहीं हो पाएगा, वो बन नहीं पाएगा उस तरीके से, प्रमोट नहीं हो पाएगा, उस तरीके से डेवलप नहीं हो पाएगा।
अब इस समय देखो कि ये जो 3 कैपिटल है इनके आर्गूमेंट क्या है इसके फेवर में, किसके क्या फ़ायदे हो सकते हैं। नंबर 1, अगर 3 कैपिटल बनती हैं तो नंबर 1 होगा डिस्ट्रीब्यूटिव डेवलपमेंट हो सकता है, यानी आप उसको डिवाइड कर करके अच्छे तरीके से डेवलपमेंट कर सकते हो। फाइनेंशियली इफिशिएंट हो सकते हैं बिकॉज ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर लाइक कुरनूल और विशाखापट्टनम। आप जो इंफ्रास्ट्रक्चर है जो एग्जिस्ट कर रहा है उसको यूज करके फाइनेंशियली इफिशिएंट हो सकते हो, उसको एक तरीके से अपने यूटिलाइज में कर सकते हो, अपने यूज में ले सकते हो। और ये क्या है नेक्स्ट, नो नीड ऑफ एक्वायरिंग लार्ज एग्रीकल्चर लैंड। ये आपको कोई अलग अगर कैपिटल बनाना है या इस तरीके से कुछ रखना है तो एग्रीकल्चर लैंड को एक्वायर करने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों, ठीक। नेक्स्ट है प्लान्ड अर्बनाइजेशन जो है ऑफ मिड साइज सिटीज विद डिसेंट इकोनॉमीज। तो जो प्लान्ड है अर्बनाइजेशन जो है प्लान्ड है, अगर प्लान्ड अर्बनाइजेशन है एक तरीके से किसके, मिड साइज सिटीज़ के लिए, तो वो बहुत ही अच्छा है इकोनॉमी के लिए, बहुत ही अच्छा है किसके लिए, हमारी इकोनॉमी के लिए दोस्तों। अगेंस्ट में देखो अगर ऐसा तो होता है 3 कैपिटल बनती हैं, इसके अगेंस्ट में क्या क्या प्रोविजन हो सकते हैं। नंबर 1, इट माइट बी हैम्पर कोऑर्डिनेशन अमंग गवर्नमेंटल आर्म्स, यानी कि अगर तीनों के बीच में कोऑर्डिनेशन नहीं हुआ वो हैम्पर हो सकता है एक तरीके से, यानी एक तरीके से उनमें मतलब गवर्नमेंट की जो आर्म्स हैं यानी कि एक तरीके से जो फोर्स है उसमें क्या है, हैम्पर तरीके से कोऑर्डिनेट नहीं हो सकता, यानी कि वो कोऑर्डिनेट करे भी अच्छे से नहीं भी कर सकते हैं, नहीं भी कर पाएंगे क्योंकि हैम्पर हो सकते हैं, क्योंकि 3 अलग अलग जगह विजिट करना, आपको 3 अलग अलग जगह प्रोसीजर्स को देखना है। दूसरा है लैक ऑफ ए वेल डेवलप्ड इंफ्रास्ट्रक्चर नेटवर्क लिंकिंग द ग्रोथ सेंटर। ये भी हो सकता है कि अगर तीनों जगह अच्छे तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं हुआ देन हाउ डू यू फाइंड आउट कि वैसे ग्रोथ होगा, कैसे नहीं होगा, कैसे लिंक कर पाओगे आप। दूसरा रीजन है कि विशाखापट्टनम अगर कैपिटल बनता है तो विशाखापट्टनम वाला जो रीजन है नियर बाई बे ऑफ बंगाल, तो ये सबसे ज़्यादा प्रोन एरिया है साइक्लोन के लिए, क्योंकि साइक्लोन बहुत ज़्यादा आते हैं विशाखापट्टनम वाले रीजन में। तो ये भी एक तरीके से इकोनॉमिक हार्म हो सकता है, सोशल हार्म हो सकता है, और इंफ्रास्ट्रक्चर अगर आप बनाते हो उधर तो हो सकता है साइक्लोन की वजह से वो डिस्टर्ब हो जाए उस तरीके से, ये थोड़ा सा अनवांटेड तरीके से हो सकता है दोस्तों। ये 3 जो आर्गूमेंट हैं, सॉरी 3 कैपिटल आर्गूमेंट कैपिटल के अगेंस्ट में, तो ये थे आपके जो एक्चुअल में क्या क्या एडवांटेज हो सकते हैं, क्या क्या डिसएडवांटेज हो सकते हैं, आप देख सकते हैं दोस्तों। अब बात करें दोस्तों IR की, इंटरनेशनल रिलेशन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो अच्छा टॉपिक है सबके लिए थोड़ा सा मज़ेदार बना देता है ये। देखो IR क्या है, इंडिया यूरेशिया की बात हो रही है, इंडिया यूरेशिया, यूरेशिया एंड द वर्ल्ड आप देख सकते हो क्या है, यूरोप और एशिया को मिलाकर मिला है यूरेशिया, यानी कि यूरोप और एशिया के कंट्रीज़ को मिलाकर बनाया गया यूरेशिया। ये जो रीजन है यूरेशिया कहलाता है दोस्तों, इसमें एशिया की कुछ कंट्रीज़ हैं जैसे देख सकते हो आप, और ये यूरोप को बना के, जैसे ये यूरोप ये यूरोप वाले कंट्रीज़ हैं ये, और ये एशिया वाले कंट्रीज़ हैं ये सब, इंडिया, मालदीव और ये सब जितने भी हैं, म्यांमार, बांग्लादेश, पाकिस्तान था ये सारे। उसके बाद ये थोड़ा ये भी यूरोप वाले कंट्री आ जाते हैं, ये थोड़ा सा जो ऊपर की तरफ है रसिया वगैरह, मंगोलिया एंड ऑल तो इनको मिलाकर क्या बना है, यूरेशिया बना है दोस्तों। इस समय रीजन क्या है, द चेंजिंग डायनेमिक्स, जो डायनेमिक्स चेंज हो रहे हैं इंटरनेशनल रिलेशंस की, क्योंकि जो सिग्निफिकेंस है क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, कहाँ पर, यूरेशिया में, यानी यूरोप और एशिया में सिग्निफिकेंस हैज़ बीन ग्रोइंग बिकॉज ऑफ नेसेसिटीज इंडिया टू हैव ए न्यू इंटीग्रेटेड अप्रोच टू यूरेशिया। क्योंकि जो फॉरेन पॉलिसी है इंडिया की वो क्या है, यूरेशिया एक नेसेसिटी है, एक आवश्यकता बन गया है, एक तरीके से लिंक भी है, इंटरलिंक भी है, पास में भी है। तो ये क्या है, इंडिया के लिए एक एडवांटेज, इंडिया के लिए एक नेसेसिटी, और एक इंडिया के लिए यूजफुल वे आउट बन गया है दोस्तों। इसलिए न्यूज़ में रहा इंडिया यूरेशिया रिलेशन। थोड़ा शॉर्ट में समझो कि यूरेशिया एक्चुअल में है क्या, मैं थोड़ा इधर कर लेता हूँ इसको। ठीक है, अब समझो यूरेशिया जो है रेफर करता है एक लार्जेस्ट कॉन्टिनेंटल एरिया है दोस्तों अर्थ पर, जैसे देखा इसमें करीब 93 कंट्रीज हैं यूरोप के, मिडिल ईस्ट के और एशिया के, और अप्रॉक्स 5 बिलियन अगर बात करें तो पॉपुलेशन है यहाँ पर, कितनी, 5 बिलियन पॉपुलेशन यहाँ पर क्या करती है, राइज करती है दोस्तों, यहाँ पर रहती है दोस्तों, लिविंग एरिया है ये। एंड नो शेयर्ड इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट कॉन्स्टिट्यूट द रीजन, कोई भी शेयर्ड कॉन्स्टिट्यूशन वो इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग नहीं है, कोई भी ऐसा नहीं है यूरेशिया के साथ। आप देख सकते हो ये है पूरा, ये जो ब्लू ब्लू है ये यूरेशिया वाला पार्ट है, ठीक है।
उसके बाद कह रहे हैं क्या होगा, व्हाट इज लीडिंग टू द ग्रोइंग सिग्निफिकेंस ऑफ यूरेशिया इन द प्रेजेंट वर्ल्ड ऑर्डर। आप देख सकते हो कि क्या होगा, मैं आपको थोड़ा शॉर्ट में बताते हुए निकलूंगा कि क्या होगा अगर ग्रोइंग होता है वहाँ पर, यूरेशिया में चीज़ें बढ़ती हैं, यूरेशिया में ट्रेड बढ़ता है, यूरेशिया में एक्सपोर्ट बढ़ता है, तो वर्ल्ड पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, क्या प्रेजेंट वर्ल्ड ऑर्डर में क्या एडवांटेज हो सकते हैं, क्या किस तरीके से चीज़ें हो सकती हैं। देखो सबसे बड़ा रीज़न है कि क्यों ऐसा हो रहा है, लीड क्यों कर रहा है, क्यों इस तरीके से चीज़ें हो रही हैं। देखो ड्रामेटिक राइज ऑफ चाइना एंड इट्स ग्रोइंग स्ट्रेटेजिक असर्टिवनेस की वजह से भी, क्योंकि इस समय आप देख रहे हो कि चाइना बहुत अच्छे तरीके से आगे बढ़ रहा है, एक ड्रामेटिक तरीके से वो चारों तरफ से चीज़ों को घेरते हुए चल रहा है। ये चाइना की बहुत अच्छी पॉलिसी है कि चाइना के पास चीज़ें हैं और चाइना अच्छे से उनको कर पाता है। तो ड्रामेटिक तरीके से चाइना बढ़ रहा है। आप देख सकते हो कि चाइना सेंट्रिक एशियन ऑर्डर जो है, दे हैव हार्ड टू क्रिएट ए न्यू इकोनॉमिक ऑर्डर एंड न्यू सिक्योरिटी इनिशिएटिव, चाहे वो यूएस के अगेंस्ट हो, यूएस के साथ में हो, स्ट्रेटेजिक मैग्नीट्यूड बना के लाइक BRI बना रहा है। आप देख सकते हो बॉर्डर रोड इनिशिएटिव है, RCEP में मेंबर है, सिनो यूरोपियन ट्रेड डील। तो ये क्या है, चाइना का एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट है यूरेशिया की तरफ। किसकी तरफ, यूरेशिया की तरफ दोस्तों। दूसरा है चेंजिंग जियो स्ट्रेटेजिक अलाइनमेंट्स, जो जियो स्ट्रेटेजिक अलाइनमेंट है वो चेंज हो रहा है क्योंकि ग्रोइंग हो रहा है बिटवीन चाइना और यूएस के बीच में, यानी ग्रोइंग एनिमोसिटी जो होती है, एक तरीके से स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ एंगर, एक तरीके से कह सकते हो। एनिमोसिटी का मतलब है गुस्सा, शत्रुता, वैर भाव। तो जो चाइना और यूएस के बीच में एनिमोसिटी बढ़ रही है, वहाँ पर क्या है, चाइना एंड रसिया दे हैव लेड टू सीमेंट देयर रिलेशन टू काउंटर द यूएस। इस तरीके से रसिया और चाइना के जो रिलेशन है ना वो अच्छे हो रहे हैं, बिल्ड हो रहे हैं। क्यों, उनको यूएसए को काउंटर करना है, उनको अमेरिका को काउंटर करना है, तो चाइना और रसिया को अपने आप को बिल्ड करना होगा, अपने आप को एक यूनिट में लाना होगा। तो ये रिलेशन चाइना और रसिया के बढ़ रहे हैं। तो जो जियो स्ट्रेटेजिक अलाइनमेंट्स हैं दे आर चेंजिंग एट दिस सिनेरियो दोस्तों, ठीक है। और ये बहुत सारे रिलेशन देख सकते हो आप, जैसे कॉपरेशन हो रहा है, ग्रो कर रहा है, BRI के बीच में है, टाई अप यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन है, कॉपरेशन द आर्कटिक रीजन में है। तो ये सारे जो जियो स्ट्रेटेजिक अलाइनमेंट हैं, ये जो चेंज है, एनर्जी, ट्रेड, ये सारी चीज़ें क्या हो रही हैं, इस समय चेंज हो रही हैं। तो एक सिनेरियो डिफरेंट होके आ रहा है क्योंकि चाइना और रसिया कहीं ना कहीं लैड कर रहे हैं और कहीं ना कहीं अगर कहीं चीज़ों को ओवरलैप कर रहे हैं, चीज़ों को ओवरटुक कर रहे हैं, वो अपनी तरफ खींच रहे हैं दोस्तों, ठीक है। ये एक और इम्पैक्ट है दोस्तों कि वो एक सिनेरियो चेंज हो रहा है। नेक्स्ट है रीजनल जियो स्ट्रेटेजिक अलायंसेस भी कहीं ना कहीं इम्पैक्ट में है। जो रीजनल हैं जियो स्ट्रेटेजिक अलायंस, जैसे चाइना और रसिया की बात करें, वो ईरान में अपना ड्रॉ कर रहे हैं, यानी ईरान में अपनी इंक्रीजिंग अपनी ताकत को बढ़ा रहे हैं एक तरीके से। एंड उधर क्योंकि ईरान का यूएसए के साथ एक प्रॉब्लम चल रहा है, आपने देखा ही होगा। यूएसए ने, जब ट्रम्प सरकार थी तो यूएसए ने क्या किया, ईरान पर बहुत सारे सैंक्शंस लगा दिए। जब उसने यूरेनियम को एनरिचमेंट करके 20% पहुँचा दिया तो यूएसए के सैंक्शंस ईरान के साथ बहुत ज़्यादा लग गई। तो चाइना और रसिया ने इस मौके का फ़ायदा उठाया और ईरान में ये अपना एक मैप ड्रॉ कर दिया, एक तरीके से कह सकते हो। एडवर्सली ऑफ द यूएस, आप देख सकते हो वही चीज़ें, बिकॉज डिपेंडेंट डीप इन देयर टाइज विद जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज। ईरान के साथ ये लोग एक्सरसाइज कर रहे हैं गल्फ ऑफ ओमान में। ईरान इज ऑल्सो ए वाइटल कंपोनेंट ऑफ चाइनीज, और ईरान बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है चाइना के BRI के लिए। तो ये भी एक अलग सिनेरियो है। चाइना, ईरान, रसिया, टर्की, पाकिस्तान, जो एक पेंटागोनल यानी कि 5 कंट्रीज़ का एक शेप है, ये टेकिंग शेप दैट विल इम्पैक्ट द जियो पॉलिटिक्स ऑफ यूरेशिया और वेस्ट एशिया। तो ये जो चाइना, ईरान, रसिया, टर्की और पाकिस्तान का एक पेंटागोनल है, यानी कि 5 कंट्रीज़ का एक ग्रुप जो है, ये एक अलग शेप ले रहा है। किसके लिए दोस्तों, यूरेशिया और वेस्ट एशिया के लिए। यूरेशिया और वेस्ट एशिया के लिए एक डिफरेंट शेप तैयार कर रहा है दोस्तों, ठीक है फ्रेंड्स। ये उन लोगों के लिए हम एक्सप्लेन कर रहे हैं, वैसे तो सबको सब कुछ पता है, जिनको थोड़ा सा चीज़ें नहीं समझ में आती हैं, क्लियर नहीं आउट होती, तो एक स्टोरी टेलर के रूप में हम चीज़ों को एक्सप्लेन करते हुए चल रहे हैं। आप इसको 2 से 3 बार करेंगे तो आपकी चीज़ माइंड में कहीं ना कहीं हिट हो जाएंगी, और आपको राइटिंग प्रैक्टिस तो करनी ही पड़ेगी, वो करनी है, उसके बिना आप आंसर मीन्स में नहीं लिख पाओगे। तो ये बहुत ज़रूरी है। जब आप एक बार स्टोरी टेलिंग करेंगे तो आप एक अपना सिनेरियो माइंड में मेकअप कर लेंगे, ठीक है। तो उससे पहले एक रिक्वेस्ट है, लाइक, सब्सक्राइब और प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए दोस्तों, ठीक है। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं, स्ट्रॉन्ग प्रोस्पेक्ट कैसा है इकोनॉमिक ग्रोथ का। ये भी एक थोड़ा डिफरेंट सिनेरियो है, ये क्या कर रहा है इसकी बात करते हैं, 1 मिनट।
ये जो इकोनॉमिक ग्रोथ है ये क्या है, यूरेशिया हैज़ बीन वन ऑफ द मोस्ट डायनेमिक रीजन ऑफ द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, क्योंकि ये थोड़ा पावरफुल है, थोड़ा फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग है, डेवलप्ड है यूरेशिया की मोस्टली कंट्री। तो ये एक अलग डायनेमिक चेंजेज है यूरेशिया के साथ। उनकी जो पर कैपिटा इनकम है आप देख सकते हो वो थोड़ी ज़्यादा है। उसके बाद रीजन बीइंग डेवलप्ड एज ए काउंटर मेजर टू इंडो पैसिफिक रीजन, ये जो रीजन है इट इज़ बीइंग डेवलप्ड किसको, इंडो पैसिफिक रीजन को काउंटर करने के लिए भी ये इसको डेवलप किया जा रहा है, यूरेशिया को देखा जा रहा है। जो मिडिल पावर्स हैं लाइक जापान और ऑस्ट्रेलिया की अगर हम बात करें, जापान और ऑस्ट्रेलिया की बात करें दोस्तों, ये लोग यूएसए के साथ कंबाइन करके, यूएसए के साथ एक जॉइंट करके क्वेड को आप देख सकते हो, क्वेड में भी इंडो पैसिफिक रीजन को काउंटर करने के लिए क्वेड को अच्छे से तैयार किया गया था 2007 में क्वेड को लाया गया सिर्फ इसी के लिए। और क्वेड में 4 मेंबर हैं, जापान, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया और यूएसए, ठीक है। तो दे हैव कन्फाइनिंग देमसेल्फ टू द इंडिया पैसिफिक रीजन एंड चाइना और रशिया क्या कर रहे हैं, दे आर काउंटर मेजर आर डेवलपिंग यूरेशिया एज ए पावर ब्लॉक। तो चाइना और रशिया मोस्टली क्या कर रहे हैं, वो बहुत ज़्यादा यूरेशिया को पावर देना चाह रहे हैं, एक पावर ब्लॉक बनाना चाह रहे हैं कि भैया सारी चीज़ें यहाँ एक्यूमुलेट हो जाएं यूरेशिया में, जिससे कि चाइना और रशिया अच्छे से होल्ड कर पाएँ। अब इंडिया का क्या अप्रोच होना चाहिए टुवार्ड्स यूरेशिया, आप देख सकते हो क्या इंटीग्रेटेड अप्रोच रखना चाहिए इंडिया को। क्या नीड है, नंबर 1 एनर्जी सिक्योरिटी। एनर्जी में तो हम मात ही खाते हैं भाई हमेशा, क्योंकि हमारे पास उतनी एनर्जी नहीं है, उसके लिए थोड़ा हमें कहीं ना कहीं आगे पीछे जाना पड़ता है। तो जो यूरेशियन स्टेट्स हैं वे हाईली प्रोस्पेक्टिवली लॉन्ग टर्म पार्टनर्स हैं इंडिया के एनर्जी में। जैसे ऑयल नेचुरल गैस की बात हो रही है, एनर्जी से मतलब ऑयल है, नेचुरल गैस और ये जो डीजल पेट्रोल लाइक दैट, और नेचुरल रिसोर्सेज जैसे यूरेनियम और आयरन के लिए यूरेशिया बहुत लंबा पार्टनर रहा है इंडिया का। इनके साथ हमारे इकोनॉमिक कॉपरेशन रहे हैं बहुत लंबे टाइम से, क्योंकि इंडिया का इंटरेस्ट ही है एनर्जी को वहाँ से लेना, जैसे ऑयल, यूरेनियम, आयरन और एंड ऑल समथिंग। तो इंडिया को अप्रोच है, इंडिया को एक नीड है कि एनर्जी सिक्योरिटी के लिए इन कहाँ पर यूरेशिया के साथ अच्छे से टाई अप रहना दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव में क्या कर सकते हैं हम, देखो द स्ट्रेटेजिक पेनिनसुलर लोकेशन ऑफ यूरेशिया की जो है दे आर कनेक्टिंग वेरियस सब रीजन ऑफ एशिया। आप देख सकते हो मैंने मैप भी दिखाया था, एक बार और दिखा देता हूँ। एशिया और वेस्ट एशिया के साथ ये क्या कर रहे हैं, उनकी जो लोकेशंस हैं वो ऐड ऑन हो रखी हैं। मैं आपको दिखाता हूँ एक बार और मैप, देखो ये समझो, ये पूरा मैप है यूरेशिया का, ये मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। ये यूरेशिया है ये वाला रीजन, ये एशिया वाला रीजन है, इंडिया यहाँ पर है, और ये सारी कंट्रीज वगैरह हैं। यहाँ पर जापान वापान ऑस्ट्रेलिया ये भी सब, ऑस्ट्रेलिया नीचे है थोड़ा, ये जापान ऊपर है पैसिफिक ओशन में, और ये यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, ये रसिया की कंट्रीज़ हैं, ये चाइना है, ये यहाँ पर ये चाइना है, ये मंगोलिया ऊपर, ये रसिया है, ठीक है। तो ये एक स्ट्रेटेजिक लिंक जो है किसका, यूरेशिया का जो है एशिया के साथ, इंडिया के साथ, वो बहुत ही बेहतरीन सिनेरियो क्रिएट करता है किसी भी पर्सपेक्टिव के लिए दोस्तों। तो जो है ये रीजन, एक मिनट, तो इंडिया को क्या है, इंडिया का ऑब्जेक्टिव कि दे है बिकमिंग एन इकोनॉमिक हब। अगर वो कनेक्ट रहेंगे, एनर्जी सिक्योरिटी अच्छी से उनको आती है जाती है, तो वो इकोनॉमिक हब बन सकता है इंडिया। इट कुड बी फैसिलिटेटेड बाय रिसेंट इनिशिएटिव लाइक मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया एंड डिजिटल इंडिया। तो ये हमारे जितने भी प्रोग्राम हैं इंडिया के, जितने भी डिजिटल इंडिया हैं मोदी गवर्नमेंट ने चलाए हुए हैं, उनके लिए क्या है एक बहुत ही एडवांटेजेबल पोजीशन बन जाएगी दोस्तों। दूसरा है टूरिज्म पोटेंशियल। इंडिया अगर इमर्जिंग, जैसे इंडिया इज़ एन इमर्जिंग टूरिस्ट नेशन है, वहाँ बहुत सारे टूरिस्ट नेशंस आते हैं, टूरिस्ट लोग आते हैं, एंड यूरेशिया इज इम्पोर्टेंट टू गार्नर टूरिस्ट फ्रॉम द रीजन। और एशिया की अगर बात करें तो यूरेशिया ऐसा रीजन है जहाँ से सबसे ज़्यादा टूरिस्ट कहाँ इंडिया में आते हैं। मेडिकल एंड फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री भी है। इंडिया बहुत सारे सेंट्रल एशियन कंट्री के साथ ई नेटवर्क के साथ काम कर रहा है, हब के साथ बनाकर उनको, बिकॉज वो मेडिकल और फार्मास्यूटिकल में बहुत ज़्यादा क्या कर रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा कनेक्टिविटी दिखा रहे हैं। लाइक अगर बात करें टेली एजुकेशन है, टेली मेडिसिन है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, इंडिया के इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। स्ट्रेटेजिक तरीके से समझो क्या है, यूरेशियन जो रीजन है इंटरेस्टेड इन डिक्रीजिंग देयर डिपेंडेंस ऑन चाइना एंड रशिया। यूरेशियन कंट्री चाहते हैं कि वो चाइना और रसिया से अपनी डिपेंडेंसी को कम कर दें, क्योंकि इस समय वो चाइना और रसिया पर किसी भी रॉ मटेरियल या किसी भी स्ट्रेटेजिक लाइक डिफेंस और या किसी भी तरीके से क्या है, मोस्टली चाइना और रसिया पर वो डिपेंडेंस है। तो वहाँ पर क्या है, एक तरीके से मोनोपोली चल जाती है चाइना और रसिया की। तो ये भी एक कहीं ना कहीं एक स्ट्रेटेजिक एडवांटेज इंडिया के लिए हो सकता है। स्टेबिलिटी इन सेंट्रल एशिया,
दो सेंट्रल एशिया का है, लाइक सेंट्रॉइड ऑफ द न्यू यूरेशिया की बात करें, ये क्या है, इज ए पार्ट ऑफ इंडियाज एक्सटेंडेड नेबरहुड एंड ऑफ ग्रेट जियो स्ट्रेटेजिक वैल्यूज टू इंडिया। जैसे आप देख सकते हो विद द इमर्जिंग थ्रेट ऑफ ISIL ISIS, ये क्या है, इस रीजन में बहुत स्टेबिलिटी लाने के लिए सेंट्रल एशिया के लिए बहुत ज़रूरी है इंडिया का स्ट्रेटेजिक रूप से यूरेशिया के साथ जुड़ना दोस्तों। कॉम्प्लीमेंटिंग इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी, कैसे कॉम्प्लीमेंटिंग होगा, अगर इंडो पैसिफिक की बात करें, इज अबाउट दिल्ली का जो न्यू मैरीटाइम जियोपॉलिटिक्स है वो क्या है, यूरेशिया इन्वॉल्व द रीओरिएंटेशन ऑफ इंडियाज कॉन्टिनेंटल स्ट्रेटजी, दे आर नीडेड टू एड्रेस द कॉन्टिनेंटल इशू सच एज ए बॉर्डर डिस्प्यूट। ये हमेशा से चलता रहा है, ये कहीं ना कहीं रिलेटेड है टेररिज्म से, कि जो इशूज़ हैं, लाइक जैसे हमारे यहाँ JNK का इशू चलता है, जो बॉर्डर इशू है, डिस्प्यूट है, POK का इशू चल रहा है, या अक्साई चीन पे इशू है, ये सारे इशू हैं, या ताइवान और उसका इशू है, चाइना का इशू है, हांगकॉन्ग चाइना का इशू है। तो ये एक अलग डिफरेंट स्ट्रेटजी है दिल्ली की, वो अपना एक नया जियो मैरीटाइम पॉलिटिक्स तैयार कर रहे हैं कि भैया सबसे पहले जो बॉर्डर डिस्प्यूट है कॉन्टिनेंटल, उनको फाइंड आउट करो, उनको क्या करो, क्लियर आउट करो। दूसरा है अपने कल्चर रिलेशन को मजबूत बनाओ, यानी कि जो हमारी सिविलाइजेशन है, एंशियंट सिविलाइजेशन है, वो कहाँ एग्जिस्ट करती है, यूरेशिया में, उनका जो कोलैबोरेशन बनाओ, लाइक संगा एंड सेरेनी इन द बुद्धिस्ट, क्योंकि बुद्धिस्ट लोग जो है ना इंडिया से लिंक और कहीं ना कहीं यूरेशिया से लिंक करते हैं, तो कल्चरल रिलेशन भी हमारे स्ट्रेंथन होने चाहिए। अब कह रहे हैं चैलेंज फॉर एक्सपेंडिंग इंडियाज फुटप्रिंट इन यूरेशिया, क्या चैलेंजेज हैं इंडिया के लिए अगर वो हमारा पैर जमाता है इंडिया यूरेशिया में। सबसे पहले जियोग्राफिकल जो लिमिटेशंस हैं वो सबसे बड़ा चैलेंज है। दूसरा चाइना का डोमिनेंस है, वहाँ पर रशिया और चाइना का डोमिनेंस है। तीसरा पाकिस्तान की जो रिलेक्टेंस पॉलिसी है वो हमारे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है दोस्तों। ठीक है, आप एक बार पढ़ना चाहो तो ये पढ़ सकते हो, मैंने आपको बता दिया मस्कुलर टाइम में, देख सकते हो आप इंडिया के लिए क्या अच्छा है, क्या करना चाहिए, कैसे कर सकता है इंडिया, ये समझो आप। वही अहेड एक तरीके से फॉरवर्ड क्या है इंडिया के लिए, देखो ग्रेटर एंगेजमेंट विद यूरोपियन यूनियन एंड नाटो मेंबर्स, नाटो मेंबर और यूरोपीय यूनियन के साथ हमें एक अलग तरीके से एंगेजमेंट तैयार करना चाहिए, एक अलग तरीके से हमें एक अपना डिफरेंट सिनेरियो तैयार करना चाहिए। इंडिया की जो यूरेशियन पॉलिसी है इट मस्ट नेसेसरीली इन्वॉल्व ग्रेटर एंगेजमेंट विद बोथ द यूरोपियन एंड नाटो, नाटो इज स्टैंड फॉर नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है इंडिया के लिए कि अगर ग्रेटर यूरोपियन यूनियन के साथ वो इंगेज होते हैं नाटो के साथ, तो इंडिया के लिए बहुत एडवांटेजेबल, बहुत सुटेबल सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी, कहाँ पर, यूरेशिया में अपना पैर जमाने के लिए। दूसरा इंटेंसिफाइंग इंडिया रसिया डायलॉग, ये बहुत मजबूती से आना चाहिए, रसिया के साथ भी हमारे संबंध बहुत अच्छे होने चाहिए, बिकॉज जो ग्रेटर यूरेशियन पार्टनरशिप स्कोप है उसके लिए उसको एक्सटेंड करो, उसको बढ़ाओ, लाइक इंडिया, ईरान, साउथ कोरिया एंड जो डाइल्यूट हो रही हैं जो पावर्स, उनके लिए इंडिया रसिया का जो इंटेंसिफाई होना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। तीसरा है जियो इकोनॉमिक कॉपरेशन, जियो इकोनॉमिक कॉपरेशन क्या है ये भी समझो। इंडिया जो है यूरोपियन जो कंट्रीज़ हैं, यूरोपीय यूनियन के जो कंट्रीज़ हैं उनके साथ परस्यू करना चाहिए, कर सकता है, इंगेज कर सकता है इंडो पैसिफिक नैरेटिव में दोस्तों। तो ये बहुत ज़रूरी है कि जियो इकोनॉमिक कॉपरेशन में इंडिया को इकोनॉमिक रिसोर्सेज के लिए या अपनी सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए या रीजनल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए इंडिया को जियो इकोनॉमिक कॉपरेशन में यूरोपीय यूनियन के साथ क्या है, खड़ा रहना है, यूरोपीय यूनियन के साथ एक अलग तरीके से अपने रिलेशंस को इंगेज करना है, परस्यू करना है दोस्तों। कोलैबोरेशन विद ईरान एंड अरब पेनिनसुला, ये भी एक बहुत बड़ा सिनेरियो है अगर आप एनर्जी से रिलेटेड डील कर रहे हैं या एनर्जी में अपने आप को कहीं ना कहीं स्टेप करना चाहते हैं। तो ईरान की जो लोकेशन है दे आर वेरी क्रूशियल फॉर द फ्यूचर ऑफ अफगानिस्तान एंड सेंट्रल एशिया। द रिलीजियस इन्फ्लुएंस ऑफ अरबिया इज क्वाइट consequential in this region and India's partnership with these countries is also critical in overcoming Turkey's alliance with Pakistan। जो इस समय आप देख रहे हो जो 5 कंट्री का पेंटानोगल बना है, इंडिया, रसिया, चाइना, टर्की और पाकिस्तान का, देयर ए बिग प्रॉब्लम फॉर इंडिया। सो नाउ टर्की का जो अलायंस है पाकिस्तान के साथ, देयर इज ए बिग इशू एट दिस सिनेरियो। सो नाउ इंडिया का जो कोलैबोरेशन है ईरान एंड अरब पेनिनसुला के साथ बिकॉज ऑफ एनर्जी सिक्योरिटी एंड अदर थिंग्स। एनर्जी सिक्योरिटी आई एम टॉकिंग अबाउट दिस पेट्रोलियम, गैस, नेचुरल गैस, आयरन ओर एंड समथिंग एल्स। तो ये बहुत अच्छा कोलैबोरेशन है, बहुत ज़रूरी है ईरान के साथ। अभी रिसेंटली हमारे टाइज ख़राब हो गए थे, यूएस ने ईरान के साथ सैंक्शंस लगा दिया था क्योंकि ईरान ने अपने जो यूरेनियम एनरिचमेंट को 20% कर दिया था, जो कि 4% होना चाहिए, क्योंकि अगर आप ऐसा कर रहे हो तो आप न्यूक्लियर आर्मामेंट या न्यूक्लियर जो ट्रीटी है उसको ब्रेक कर रहे हो दोस्तों। ठीक है, ये बहुत अलग डिफरेंट सिनेरियो है, इस पर फिलहाल हम बात नहीं करेंगे यहाँ पर।
तो फिलहाल ये समझो कि इंडिया का जो कोलैबोरेशन है अरब पेनिनसुला में, अगर हम बात करें मिडिल ईस्ट में, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अपनी जो प्रायोरिटीज है उन्हें बैलेंस करके चलो, हमें ना झगड़ना है, कहते ना कि शांति ही संभवन है, तो शांति ही लेके चलनी है, तो बैलेंस करनी है अपनी प्रायोरिटीज को। एट दिस टाइम इंडिया नीड्स टू बैलेंस इस कनेक्ट यूरेशियन पॉलिसी, एक्ट ईस्ट पॉलिसी, इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी, या चाइना रसिया पॉलिसी, या यूएसए पॉलिसी। तो इंडिया को क्या है एट दिस टाइम दे हैव नीड टू ए बैलेंसिंग प्रायोरिटीज, बैलेंसिंग करके चलना है। बीइंग एन इम्पोर्टेंट मेंबर ऑफ ब्रिक्स, बिकॉज हम ब्रिक्स के मेंबर हैं, एससीओ के मेंबर हैं, आरआईसी के मेंबर हैं, बट आरसीईपी के मेंबर नहीं हैं। और भी बहुत सारे हैं कि प्रीलिम्स 2019 या 18 में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया था, तो आप देख सकते हो। इस बार भी 2021 में ये क्वेश्चन आया था दोस्तों। तो बहुत ज़्यादा बैलेंसिंग होके भी हमें चलना है, ज़रूरी है। किसी से झगड़ा नहीं करना है, प्यार मोहब्बत के साथ काम करना है। अब समझो इंडिया के जो इनिशिएटिव हैं, इंडिया के जो लिए गए हैं अपनी कनेक्टिविटी को बूस्ट करने के लिए, बढ़ाने के लिए, क्या है, तो दे हैव मोर कनेक्टिविटी टू बैलेंस चाइनाज ग्रोइंग प्रेजेंस इन द रीजन। नंबर 1 इंस्टेक पे हम पार्ट हैं, इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, इसके क्या है इंडिया मेंबर है। इट गेन टू स्मूथ एक्सेस, अगर हम इस तरीके से इसको जोड़ रहे हैं तो हम सेंट्रल एशिया में क्या है स्मूथली एक्सेस कर सकते हैं। बियॉन्ड बाई पासिंग पाकिस्तान, यानी कि बिना पाकिस्तान के इन्वॉल्व हुई, पाकिस्तान को बाईपास करके दोस्तों। दूसरा, इंडिया ईरान और उज्बेकिस्तान आपस में डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि जॉइंट वेंचर जो चल रहा है चाबार पोर्ट पर, उसके लिए क्या है एक अलग सिनेरियो है, हम वहाँ पर ट्रेड कर सकते हैं, वहाँ पर अपनी रीजनल कनेक्टिविटी को अपग्रेड कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। दूसरा, मेमोरेंडम ऑफ इंटेंट हुआ है, MOU हुआ है, किसके साथ, मैरीटाइम रूट बिटवीन चेन्नई एंड व्लादिवोस्टॉक, यानी कि जो रशिया का फॉर ईस्ट का कंट्री है, कंट्री नहीं जिस रशिया का पार्ट है, व्लादिवोस्टॉक स्टेट है सॉरी, तो चेन्नई और व्लादिवोस्टॉक के बीच में एक मैरीटाइम रूट डेवलप हुआ है, एक MOI हुआ है। MOI में होता है मेमोरेंडम ऑफ इंटेंट, वो एक साइन हुआ है। ये भी हमारे लिए बहुत अच्छा इनिशिएटिव है टू कनेक्ट विद रसिया, ठीक है दोस्तों। दूसरा, इंडिया यूरोपियन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप भी है, एक कॉमन रोड मैप है जॉइंट एक्शन लेने का, फर्दर मजबूत होने का, बिकॉज ऑफ इंडिया एंड यूरोपीय यूनियन की स्ट्रेटजी क्या है, दे हैव पार्टनरशिप ओवर द नेक्स्ट 5 ईयर्स। तो ये इंडिया के मेजर इनिशिएटिव हैं जो इंडिया द्वारा लिए जा चुके हैं, ले रहे हैं, ये चल रहे हैं, ये भी रिसेंट में है दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है आपका बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटीज, ये थोड़ा कर लेते हैं इसको शॉर्ट में। क्या है, रिसेंटली दिखाई स्टैंडिंग कमेटी थी एक्सटर्नल अफेयर, यानी कि विदेश मंत्रालय की, उन्होंने एक रिपोर्ट सबमिट की इंडिया एंड बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी के ऊपर, ठीक है। तो ये ट्रीटी उन्होंने डेवलप की दोस्तों,